सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रक ड्राइवर्स की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आधे से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब डरावनी कहानियाँ शुरू हो रही हैं। संतोष एक ट्रक ड्राइवर था जो कि अपना सामान लेकर उसे डिलीवर करने के लिए जा रहा था। उसे जहाँ पर सामान डिलीवर करना था वो उस जगह पहली बार जा रहा था, तो उसे रास्ते का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जिसका सामान डिलीवर करना था उस शख्स ने जितना संतोष को बताया था, संतोष वहां तक पहुंच गया था। उसके आगे उसे रास्ता नहीं पता चल रहा था। तो उसने अपना ट्रक रोका और एक पनवाड़ी से रास्ता पूछा। संतोष ने उस पनवाड़ी से पूछा, ज़रा सुनिए, मुझे ये सामान लेकर हरिनगर जाना है, तो क्या आप मुझे रास्ता बता देंगे। और फिर उस पनवाड़ी ने कहा, हरिनगर, आपको अगर हरिनगर जाना है तो यहाँ से अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है, तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है। अभी आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। और फिर संतोष ने कहा, वक्त लग जाएगा, तो क्या ये जो मेन हाईवे से रास्ता जा रहा है उसके अलावा कोई रास्ता है जिससे मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच सकूँ। क्योंकि क्या है ना, ये जो सामान है जिसका मुझे ऑर्डर मिला है डिलीवर करने का, उस शख्स को काफ़ी अर्जेंट है। तो क्या आप मुझे कोई छोटा रास्ता बता सकते हैं। और फिर उस पनवाड़ी ने कहा, देखिए, आप मेन हाईवे से ही जाइए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, समझे आप। इसलिए आप मेन हाईवे से ही जाइए, वही आपके लिए सही रहेगा। और फिर संतोष ने उस पनवाड़ी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप अगर कोई शॉर्टकट जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए ना, काम जल्दी हो जाएगा। मैं वैसे भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, लगातार ट्रक ड्राइव कर रहा हूँ। अगर थोड़ा रास्ता छोटा हो जाएगा तो अच्छा होगा, आप मुझे रास्ता बता दीजिए बस। और फिर उस पनवाड़ी ने कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। शॉर्टकट तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, समझ रहे हो ना तुम। और फिर संतोष ने कहा, अनहोनी? कैसी अनहोनी, मैं कुछ समझा नहीं। और फिर उस पनवाड़ी ने कहा, जो ये मेन हाईवे से रास्ता जो जा रहा है हरिनगर की तरफ, ये एकदम सही रास्ता है, लेकिन लंबा है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता है वो काफ़ी वीरान और सुनसान इलाके से होकर गुजरता है, और वहाँ कई कई किलोमीटर तक तुम्हें इंसान का नामो निशान नहीं मिलेगा। वहाँ कई सारी अजीब डरावनी घटनाएं घटती रहती हैं। हर कोई कहता है कि वहाँ पर भूतों का साया है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम उस रास्ते से मत जाओ, ये मेन हाईवे से होकर ही जाओ, समझे तुम। और जब ये बात तब संतोष ने कहा, क्या भूत प्रेत? आज के ज़माने में भी आप कैसी अंधविश्वास वाली बातें करते हैं। हाँ, मुझे तो लगा कि कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। आपने तो मेरा को डरा कर रख दिया था। हाँ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता भूत प्रेतों से, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। और फिर उस पनवाड़ी ने कहा, देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और बड़ों की हमेशा बात माना करते हैं, समझे। और फिर संतोष ने कहा, देखिए, आप मेरी मजबूरी को समझिए, मुझे वो सामान काफ़ी जल्दी डिलीवर करना है, इसलिए मैं आपसे उस रास्ते के बारे में इतना पूछ रहा हूँ, वरना आप ही बताइए मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट क्यों करता। और फिर उस पनवाड़ी ने हार मानकर कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे, इस बात को ध्यान रखना। और फिर संतोष ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे सिर्फ रास्ता बताइए। उस पनवाड़ी ने कहा, तो तुम्हें यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाना है।
उसके बाद तुम्हें राइट मुड़ना है, और राइट मुड़ने के बाद तकरीबन 6 किलोमीटर आगे जाकर एक मोड़ आएगा, और वहाँ पर तुम्हें लेफ़्ट मुड़ना है। और उस मोड़ से जो रोड स्टार्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान होगी। उस रोड के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल है। वो रोड काफ़ी जगहों से टूटी हुई है, तो ट्रक जो है वो थोड़ा ध्यान से चलाना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। और मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि तुम मेन हाईवे से ही जाओ। और फिर संतोष ने कहा, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी सालों से ट्रक चला रहा हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। ख़राब से ख़राब रोडों पर भी मैं काफ़ी अच्छी तरह से ट्रक चला लेता हूँ। लेकिन फिर भी आपने मेरी चिंता करी, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं चलता हूँ। संतोष ट्रक में बैठ गया और उसके बाद उसने ट्रक को स्टार्ट किया। वो ट्रक को लेकर चल पड़ा। जैसा जैसा उस पनवाड़ी ने बताया था वैसा वैसा संतोष ट्रक को चलाता गया। और उसके बाद संतोष उस सड़क पर पहुंच गया जहां दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। जैसा कि उस पनवाड़ी ने बताया था, वो जो रोड थी वो पूरी सुनसान थी। संतोष उस रोड पर निकल पड़ा और वो ट्रक चला रहा था। वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसका जो काम था वो काफ़ी कम समय में होने वाला था। जिस काम को करने में उसे कई घंटों लगने वाले थे वो सिर्फ कुछ ही घंटों में हो जाने वाला था। गाना गुनगुनाता हुआ संतोष ट्रक को चला रहा था। वो जो रोड थी वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, जिसकी वजह से ट्रक जो था वो इतना अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा था। वो ट्रक को चला ही रहा था, तभी अचानक से ट्रक की जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और संतोष को बात ये कुछ समझ नहीं आई। उसने ट्रक को रोका और वो ट्रक से उतरकर ट्रक को देखने लगा। सब कुछ तो ठीक ठाक था, फिर ये ट्रक की जो स्पीड थी वो अचानक से कम कैसे हो गई? ये बात संतोष को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने ट्रक को चेक किया और उसके बाद वो फिर से ट्रक में बैठा। उसने फिर से ट्रक को स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाया, लेकिन ट्रक जो था वो स्पीड पकड़ ही नहीं रहा था, काफ़ी कम स्पीड में चल रहा था। संतोष बार बार स्पीड बढ़ा रहा था लेकिन स्पीड जो थी वो बढ़ ही नहीं रही थी। और अचानक से वो जो ट्रक था उसे एक जोर का झटका लगा और संतोष काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। वो ट्रक से तुरंत उतरा और उसके बाद उसने देखा कि उसके ट्रक का एक पहिया एक कीचड़ में फंस गया था। और संतोष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पर कीचड़, इतना बारिश तो हुई नहीं है। खैर, संतोष ने फिर से ट्रक में बैठकर ट्रक को स्टार्ट किया और उसे कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी ट्रक जो था वो उस कीचड़ से बाहर नहीं निकला और संतोष काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था जब उसका ट्रक कहीं कीचड़ में फंस गया हो। काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद भी जब ट्रक नहीं निकला, तब संतोष इस उम्मीद में ट्रक से उतरा कि अगर कोई और ट्रक आएगा तो वो उससे मदद मांगेगा, लेकिन वो भूल गया था कि वहाँ कोई भी नहीं आता। 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बावजूद भी वहाँ कोई भी नहीं आया और ऐसे ही आधा घंटा हो गया। वक्त बीतता जा रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अंधेरे के साथ साथ संतोष की जो घबराहट थी वो भी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया तो वो ट्रक को लेकर सही समय पर सामान कैसे डिलीवर करेगा। उसने जो अपना फ़ोन था उसे निकाला और उसने उस शख्स को कॉल किया जिसका वो सामान डिलीवर करना था। 3-4 बार बेल रिंग हुई और उसके बाद उस शख्स ने फ़ोन को उठाया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई। दोनों सिर्फ हेलो हेलो कहते रह गए, किसी को एक दूसरे की बात नहीं सुनाई दी और उसके बाद फ़ोन जो था वो कट हो गया। अब संतोष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उसने फिर से फ़ोन को ट्राई किया, लेकिन इस बार जो था वो कुछ ज़्यादा ही भयानक था।
उसके फ़ोन से सिग्नल चले गए थे और ये बात कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। आसपास सुनसान इलाका, कई कई किलोमीटर तक इंसान का नामो निशान नहीं, बढ़ता हुआ अंधेरा और फ़ोन में नो सिग्नल। ये सब किसी भी इंसान को डरा देने के लिए काफ़ी है और संतोष भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो फिर से ट्रक में बैठा और ऊपर वाले का नाम लेके उसने ट्रक को स्टार्ट किया और इस बार ट्रक जो था वो कीचड़ से बाहर आ गया और फिर संतोष ने ऊपर वाले को शुक्रिया कहा। वो ट्रक को लेकर वहां से निकला ही था, तभी अचानक से वहां ट्रक के दरवाजे पर कोई आ गया और वो ट्रक के दरवाजे को काफी जोर जोर से पीटने लगा। संतोष को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा है। और संतोष ने कहा, कौन है, कौन है? और उसके बाद जो संतोष ने देखा, उसे देखकर उसकी जो हालत थी वो हद से ज़्यादा खराब हो गई। उसने देखा कि खून से लथपथ एक इंसान संतोष से मदद की भीख मांग रहा था। मामले की गंभीरता को समझते हुए संतोष ने बिना कोई देरी किए ट्रक का जो दरवाज़ा था उसे खोल दिया और उस घायल आदमी को अंदर बैठने के लिए कहा। और वो घायल आदमी डरता हुआ ट्रक के अंदर बैठ गया। संतोष ने उस घायल आदमी से पूछा कि आखिर बात क्या है, हुआ क्या है? और तभी उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर संतोष काफी ज्यादा डर गया। उस घायल आदमी ने संतोष को देखते हुए कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे बीवी बच्चे मर गए और साथ में मैं भी। जैसे ये बात संतोष ने सुनी वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने उस आदमी की तरफ जैसे ही देखा तो वो आदमी हंसता हुआ वहाँ से गायब हो गया। कुछ ही सेकंड्स पहले जो आदमी घायल हालत में संतोष के बगल में बैठा था वो वहाँ से गायब हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था। संतोष ने अपना जो ट्रक था उसे काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकालने के लिए स्पीड बढ़ा दी। वो काफ़ी हाई स्पीड में ट्रक को वहाँ से लेकर जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वो कैसे ना कैसे करके उस इलाके से बाहर निकलना चाहता था। तभी एक घायल आदमी संतोष के ट्रक के आगे कूद गया और उस आदमी के कूदते ही संतोष का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और संतोष ने ट्रक पर से अपना कंट्रोल खो दिया और ट्रक सीधा एक पेड़ से जा टकराई और ट्रक का आगे वाला हिस्सा काफी ज्यादा टूट फूट गया। टक्कर की वजह से संतोष का जो सर था वो स्टीयरिंग व्हील पर लगा और वो भी बेहोश हो गया। और वो जब होश में आया तो उसने देखा कि उसके सर से खून बह रहा था। काफी रात हो चुकी थी और वो अपने ट्रक में पड़ा हुआ था। वो अपने ट्रक से उतरा और उसने आसपास देखा। वो मेन रोड पर आया किसी की मदद की उम्मीद में। वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे वही घायल आदमी नजर आया जो उसके ट्रक के आगे कूदा था। और फिर संतोष ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे ट्रक के आगे क्यों आए? तभी उस घायल आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी जान भी ऐसे ही गई थी और तुम्हारी जान भी ऐसे ही चली गई। और ये बात संतोष ने सुनी तो उसने कहा, मैं मरा नहीं हूं, समझे तुम, और मैं जिंदा बच जाऊंगा। संतोष को लगा कि शायद वो जो है, वो आदमी जो घायल है वो पागल है, इसलिए उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सबको ऐसा ही लगता था कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तक मैंने अपनी खुद की लाश नहीं देखी। जरा ट्रक के अंदर देखो। और फिर संतोष ने अपने ट्रक के अंदर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसकी जो बॉडी थी वो खून से लथपथ वहीं ट्रक की सीट पर पड़ी हुई थी, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि संतोष की मौत हो चुकी थी और वो भी बाकी भटकती हुई आत्माओं की तरह एक आत्मा बन चुका था।
संतोष वहीं पर चिल्लाने लगा, लेकिन अब चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने उस जगह पर आकर ही गलती कर दी थी, और कुछ गलतियों की सज़ा बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है, और वो सज़ा संतोष को मिल चुकी थी। मेरा नाम मनोज है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे पास एक ट्रक है और उस ट्रक में मैं सामान लोड करके इधर से उधर डिलीवर करता हूँ, और इसी से मेरा पेट पलता है। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी सालों बीत गए, लेकिन इन सालों में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कुछ भी घट सकता है। एक बार की बात है, मैं रात के वक्त एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, और वो जो इलाका था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ अगल बगल जंगल था और बीच में से रोड जा रही थी। मैं उसी रोड पर ट्रक को ड्राइव कर रहा था और गाने गुनगुना रहा था। आज भी याद है मुझे, रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे और ड्राइविंग करते करते अचानक से मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, और मैं सोच ही रहा था कि आखिर क्या करूं। और फिर मैंने आसपास देखा तो कई सारे पेड़ पौधे थे और झाड़ियां भी कई सारी थी, और कई कई किलोमीटर आगे तक कुछ भी नहीं था। मुझे टॉयलेट काफ़ी ज़ोर से लगने लगी थी। मैंने फिर भी कंट्रोल किया और ट्रक को चलाता रहा, लेकिन तभी 15 से 20 मिनट बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, और फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने ट्रक को रोका, और ट्रक को रोकने के बाद मैं अपने ट्रक से उतरा। मैं एक झाड़ी की तरफ गया और वहाँ पर हल्का होने लगा। मैं हल्का हो ही रहा था, तभी अचानक से मुझे दूर झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने सोचा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इसलिए मैंने बात को इग्नोर किया, और मैं वहाँ से वापस ट्रक में जा ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ से आवाज़ आई, कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद कर सकता है, मुझे मदद चाहिए। और फिर जब मैंने ये आवाज़ सुनी तब मैं फिर से मुड़ा, और उस आदमी की आवाज़ से लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल है। और फिर मैंने सामने से आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है, किसे मदद की ज़रूरत है। और फिर वहाँ से आवाज़ आई, मुझे यहाँ पर आओ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी कार एक पेड़ से टकरा गई है और मुझे काफ़ी चोट लगी है, मेरी गाड़ी तहस नहस हो गई है, जल्दी आओ। जब मैंने ये बात सुनी तब मैं उस आदमी को लेने के लिए वहाँ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसकी गाड़ी तहस नहस हो गई है, तो इसकी गाड़ी है कहाँ पर। और मैंने उस आदमी से यही पूछा, अरे ज़रा सुनो, अगर तुम्हारी गाड़ी तहस नहस हो गई है तो मुझे तो यहाँ कोई गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही। और जब मैंने ये बात बोली तब सामने से जो आवाज़ आई उसे सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई। उस आदमी ने मुझसे कहा, बहुत दिमाग चला रहा है, बहुत दिमाग है तेरे अंदर। मैंने कहा यहाँ यहाँ जल्दी आ, यहाँ पर समझा, जल्दी आ। इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, और तुरंत मैं ट्रक में बैठा और वहाँ से मैंने ट्रक को काफ़ी स्पीड में निकाला। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ये जो घटना हुई मेरे साथ, ये इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं अगले 5 से 6 दिन तक ढंग से सो नहीं पाया। रातों में मुझे वही डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और बार बार मेरी आंखें खुल जाती थी। और आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे दिमाग में वो कार वाली बात नहीं आई होती और मैं अगर वहाँ चले जाता तो भगवान जाने मेरा क्या हाल होता। सुनसान वीरान रोड पर मुकेश ड्राइविंग कर रहा था। रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक से मुकेश का फ़ोन बजा, और उसके बाद मुकेश ने फ़ोन उठाया तो सामने से एक शख्स ने कहा, हेलो मुकेश, क्या सामान डिलीवर हो गया? और फिर मुकेश ने जवाब दिया,
अरे साहब, ऐसा थोड़ी होता है, टाइम लगता है। बस अभी रास्ते में हूँ, सुबह तक पहुँच जाऊँगा और डिलीवर कर दूँगा। आप ऐसे बार बार फ़ोन करेंगे तो मैं ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, समझा करिए आप। आप किसी बात की कोई फ़िक्र मत करिए, मैं आपका सामान सही समय पे डिलीवर कर दूँगा, समझे आप? मुकेश ने ये कहकर फ़ोन काट दिया और वो ड्राइविंग करने लगा। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन रात के 10 बज गए थे और उसे काफ़ी भूख लग रही थी। वो ढाबे की तलाश में ड्राइविंग कर रहा था कि शायद कहीं उसे ढाबा दिख जाए तो वो खाना खा ले। लेकिन काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बावजूद भी उसे उसे कहीं पर ढाबा नज़र नहीं आया। उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसने कहा, अरे यार, इतनी भूख लगी है, हाँ, कहीं ढाबा भी नहीं है, कैसा इलाका है ये? हाँ, परेशान हो गया मैं तो। मुकेश ने फिर से ट्रक को चालू किया और वो ड्राइविंग करने लगा और उसने एक जगह देखा तो एक ढाबा था और उस ढाबे को देखकर मुकेश ने कहा, हाश, चलो, कम से कम अब तो कुछ खाने को मिलेगा। मुझे तो लगा था कि शायद भूखे मरना पड़ेगा। मुकेश ने उस ढाबे के सामने अपने ट्रक को रोका और ट्रक से उतरकर उसने उस ढाबे की तरफ देखा। ढाबे पर कोई भी नहीं था, पूरा ढाबा खाली था और मुकेश ने सोचा कि क्या यार, ढाबा बंद हो गया है। और फिर मुकेश ने आवाज़ लगाते हुए कहा, कोई है? कोई है ढाबे पर? और फिर तभी अचानक से अंदर से एक आवाज़ आई, हाँ हाँ बेटा, मैं हूँ, अंदर हूँ मैं। और तभी ढाबे के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आई और उसने मुकेश को देखते हुए कहा, बोलो बेटा, क्या खाओगे तुम? और मुकेश ने उस बूढ़ी औरत को देखते हुए कहा, माँ जी, आपका ढाबा है ये? और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, मेरा ही ढाबा है, मैं ही चलाती हूँ, बताओ क्या खाओगे? और फिर मुकेश ने कहा, ले आइए माँ जी, बहुत भूख लगी है, हाँ, कुछ भी खाने के लिए ले आइए, बढ़िया सा, जो आपके पास सबसे बढ़िया हो। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, नॉनवेज खाते हो? नॉनवेज ले आऊँ? और फिर मुकेश ने कहा, हाँ माँ जी, ले आइए, मैं तो बहुत खाता हूँ नॉनवेज, और जल्दी लाइएगा, बहुत भूख लगी है। मुकेश वहीं पर बैठ गया और उसके बाद वो जो बूढ़ी औरत थी वो थोड़ी ही देर में एक थाली के अंदर खाना लेकर आई और उस खाने को देखकर मुकेश ने कहा, वाह वाह माँ जी, क्या खाना लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, खा के देखता हूँ। और फिर मुकेश ने एक निवाला खाया और उसे खाना जो था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और फिर मुकेश ने कहा, वाह माँ जी, क्या खाना है, मज़ा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। पहली बार मैंने ऐसा चिकन खाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ हाँ, अब तुम खाओ, काफ़ी भूखे लग रहे हो। और फिर मुकेश ने खाना खाते हुए कहा, हाँ माँ जी, बहुत देर से मैं बस ढाबे की तलाश कर रहा था, लेकिन कहीं पर ढाबा मिला ही नहीं। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आपका ये ढाबा मुझे नज़र आ गया, वरना मैं तो सोच ही रहा था कि मैं भूख से मर जाऊंगा। आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, यहाँ मेरे अलावा कोई है नहीं। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बेटा, अब क्या करूं, मेहनत तो मैं बहुत करती हूं, लेकिन ये जो इलाका है ये इतना विकसित नहीं है, लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम होता है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर ग्राहक काफ़ी कम आते हैं। और फिर मुकेश ने कहा, अरे अरे, ये तो बहुत बुरी बात है माँ जी, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी अच्छी जगह पर आपका ये ढाबा होता ना तो बहुत ही ज़्यादा चलता, आपका खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप चिंता मत करिए, अब जब भी मैं कहीं भी जाऊँगा ना, वहाँ के लोगों को आपके ढाबे के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और फिर उस बूढ़ी औरत ने मुकेश का शुक्रिया कहा। मुकेश खाना खाने लगा और खाना खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तब उसने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, माँ जी, मैंने खा लिया है, बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आ गया, अब बताइए आपको कितने पैसे देने हैं, खाने के कितने पैसे हुए? और फिर वो बूढ़ी औरत मुकेश के पास आई और मुकेश को देखने लगी।
मुकेश को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वो बूढ़ी औरत उसे देख क्यों रही है। और फिर मुकेश ने कहा, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों देख रही है? कम से कम बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने पैसे हुए खाने के? उस बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उस मुकेश को देख के मुस्कुराती रही। मुकेश को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी अचानक से उसके सर में एक अजीब सा दर्द उठने लगा और मुकेश ने अपना सर जो था वो पकड़ लिया। देखते ही देखते मुकेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गया। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो मुकेश को देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसने लगी। काफी देर बाद मुकेश को होश आया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक कमरे में बंद है और पूरा कमरा बंद है और पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरे को देखकर मुकेश काफी ज्यादा डर गया। मुकेश ने वहां से उठने की कोशिश करी, तब उसने देखा कि उसके जो हाथ पैर थे वो बंधे हुए थे और उसके मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। वो जो कुछ भी कमरा था उसमें से काफी भयानक और गंदी बदबू आ रही थी और उस बदबू से मुकेश का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे घिन आ रही थी और उल्टी हो जैसा उसे महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर आ गया। और तभी अचानक से वहां पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने लगी। अंधेरे में कुछ भी मुकेश को नज़र नहीं आ रहा था और फिर उसने बेहोश होने का नाटक किया। तभी वहां का दरवाज़ा तो था वो खुला और वो जो बूढ़ी औरत थी उसने कमरे की लाइट्स ऑन करी। और उसके बाद जो मुकेश ने देखा उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने देखा कि पूरे कमरे में इंसानों की कटी फिटी लाशें पड़ी हुई हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर और किसी का सर। उस पूरे कमरे में यही सारी चीज़ें भरी पड़ी थी और बीच में मुकेश एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उस बूढ़ी औरत ने 2-3 कटे हुए पैर उठाए और उस कमरे को बंद करके वहाँ से चली गई। मुकेश ने जब ये सब देखा तो उसकी रूह जो थी वो कांप गई। उस बुढ़िया को पता नहीं चला था कि मुकेश होश में आ गया है, इसलिए उसने मुकेश पर ध्यान नहीं दिया। बार बार मुकेश अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो कोशिश कर रहा था कि बस जैसे तैसे उसके हाथ खुल जाए, उसके बाद तो वो यहाँ से जैसे तैसे निकल ही जाएगा। उसे बार बार बदबू परेशान कर रही थी। वहाँ पर रखा हुआ जो मांस था वो काफ़ी सड़ा सड़ा सा महसूस हो रहा था। 15 से 20 मिनट तक मुकेश ने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने वहाँ पर उल्टी कर दी। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उल्टी की वजह से वो जो कपड़ा था वो पूरा गीला हो गया और मुकेश रोने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के उस तरफ से एक आवाज़ आई, अरे सुनो, अंदर से जाके 2 कटे हुए सर लेकर आ जाओ, सब्जी बनानी है। और फिर वो जो दरवाज़ा था वो कोई बाहर से खोलने लगा। मुकेश फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगा और तभी दरवाज़ा खुला तो कमरे के अंदर एक 6 फुट का आदमी आया जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उस आदमी ने मुकेश को देखा और मुकेश की तरफ अपने कदम बढ़ाए। मुकेश ने कुछ भी हरकत नहीं करी अपने शरीर में और उस 6 फुट के आदमी को अपने पास आने दिया। और वो जैसे ही राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान मुकेश के करीब आया, तब मुकेश ने अपनी जो सांसें थी उसे रोक लिया और उस राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और उसके बाद मुकेश के मुंह में जो कपड़ा था उसे निकाला। वो उस बड़े से चाकू से मुकेश का जो सर था उसे अलग करने ही वाला था। उससे पहले मुकेश ने उस राक्षस पर उल्टी कर दी और वो जो राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान था वो कुछ कदम पीछे हो गया और अपनी आंखों को साफ करने लगा। उसके हाथों में जो चाकू था वो जमीन पर गिर गया। उस हैवान को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर मुकेश ने जैसे तैसे जमीन पर खुद को घसीट घसीट कर उस चाकू के पास लाया और उस चाकू को उसने मुंह से पकड़ा
वो चाकू काफ़ी ज़्यादा धारदार था। एक गलती मुकेश के मुंह को बुरी तरह से काट सकती थी, लेकिन जैसे तैसे सावधानी के साथ मुकेश ने अपने आप को आज़ाद किया और उस चाकू से उसने उस राक्षस के ऊपर वार किया। चाकू लगने की वजह से वो राक्षस वहीं जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो जो बुढ़िया थी वो वहां पर आई और उसने जब ये सब देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती थी। मुकेश को कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इस बुढ़िया को संभालने में। मुकेश ने उस बुढ़िया को उसी कमरे में फेंक दिया और बाहर से ताला लगा दिया। वो बुढ़िया अंदर चिल्लाती रही और दरवाजे को पीटती रही। और फिर जब मुकेश ने वहाँ देखा तो उसकी जो आंखें थी वो खौफ से बाहर आ गई, क्योंकि वो जो बुढ़िया थी वो नॉनवेज में जो चिकन बोलकर लोगों को खिलाती थी, वो बल्कि चिकन नहीं बल्कि इंसानी मांस होता था। वहाँ रसोई में काफ़ी कटे हुए हाथ रखे हुए थे और कई सारा ऐसा सामान जिसे देखकर कोई भी आम इंसान उल्टियाँ करने लगे। मुकेश ये सोचकर ही हैरान हो गया था कि इस बूढ़ी औरत और इस राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान ने कितने लोगों की जान ले ली होगी। और फिर मुकेश तुरंत ट्रक में बैठा और उसके बाद उसने जो किया वो उस बुढ़िया ने सोचा भी नहीं था। मुकेश ने ट्रक को स्टार्ट किया और उसके बाद उसने पूरी रफ्तार के साथ उस ढाबे पर टक्कर मारी और वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो पूरा ढाबा तहस नहस हो गया और उस ढाबे के साथ साथ वो बूढ़ी औरत और वो जो राक्षस था वो भी मारे गए। मुकेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकला और उसके बाद उसने सारी बातें लोगों को बताई। और जब लोगों को पता चला कि एक ढाबे में ऐसा भी हो रहा था तो सबकी जो आंखें थी वो खौफ से बड़ी हो गई। मुकेश को इनाम दिया गया। मुकेश अपनी आम जिंदगी में फिर से लौट गया, लेकिन इस बार किसी भी ढाबे पर खाने से पहले मुकेश किसी भी ढाबे पर खाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे वो भयानक रात याद आ जाती है जब वो उस कमरे में बंद था जहां सिर्फ इंसानों की कटी फिटी लाशें पड़ी हुई थी और बीच में वो कुर्सी से बंधा हुआ था। मेरा नाम सतीश है, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। सामान को लोड करके इधर से उधर पहुँचाना ही मेरा काम है। मेरे मालिक ने मुझे एक दिन एक एड्रेस दिया और कहा कि सारा सामान इस एड्रेस पे पहुँचाना है, तो मैंने भी देर नहीं करी और सारा सामान ट्रक में लोड किया और जिस पर्ची पे एड्रेस लिखा था वो पर्ची लेकर चल पड़ा। पहली बार उस जगह जा रहा था, इसलिए रास्तों का मुझे ज़्यादा पता नहीं था। काफ़ी लंबे समय तक ड्राइविंग करता रहा और फिर ड्राइविंग करते हुए पूछते हुए जैसे तैसे एड्रेस पे पहुंचा और डेस्टिनेशन के सामने मैंने ट्रक को रोका। और जैसे ही मैंने ट्रक रोका और मैंने जगह देखी, जगह को देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि एक एकदम बंद पड़ी फैक्ट्री थी कोई, जो कि काफ़ी दिखने में अजीब और गरीब थी। फिर मैंने पर्ची को देखा और जो एड्रेस बार होता है उसको देखा और फिर एड्रेस सेम था जो पर्ची में था। तो सामान वहीं उतारना था, मुझे पता चल गया था, इसलिए ट्रक से उतरा और फिर वहाँ गया। दरवाजे सारे बंद थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात किससे करूँ। और फिर मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया और जैसे ही मैंने बॉस को फ़ोन किया मेरे बॉस ने फ़ोन उठाया और फिर मेरे बॉस ने कहा, हाँ पहुँच गया सामान। और फिर मैंने अपने बॉस से कहा, जी सर, आपने जो पता दिया था मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन यहाँ बात किससे करनी है, यहाँ तो सारे दरवाजे बंद हैं। और फिर मेरे बॉस ने कहा, अरे कोई ना कोई तो होगा ही, वहाँ माल डिलीवर कर दे और आ जा। मैंने कहा ठीक है। और फिर कुछ देर इंतज़ार किया और इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई मिला ही नहीं। और फिर मैंने वापस से बॉस को कॉल किया और फिर मेरे बॉस ने कहा, अरे यार वहीं बैठा रहा, कोई ना कोई तो आएगा ही और बिना माल उतारे मत आइयो। और फिर मैंने बॉस से कहा, ठीक है मालिक, नहीं आऊँगा।
सामान उतार के ही आऊँगा। और फिर मैंने फ़ोन को रख दिया और अब तो पता चल गया कि बिना सामान उतारे तो जा नहीं सकता, तो वही इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और रात हो गई। मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। मैंने वापस से बॉस को फ़ोन किया और फिर मेरे बॉस ने मुझसे कहा, हाँ वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो कुछ ही देर में आता होगा, तू बस वही इंतज़ार कर। और फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना ट्रक में ही लेट लिया जाए थोड़ी देर, जब कोई आएगा तो ट्रक देखेगा तो आके पूछताछ करेगा तो बता दूंगा कि सामान उतारना है। इसलिए मैं ट्रक में जाकर लेट गया और देखते ही देखते वक्त बीतता गया और अंधेरा बढ़ता गया। अंधेरा बढ़ने की वजह से मुझे चिंता हो रही थी कि क्या इतनी रात को कोई आएगा भी। फिर मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया और फिर मेरे बॉस ने वही जवाब दिया और फिर इंतज़ार करते करते मैं ट्रक में ही सो गया। और तभी रात को तकरीबन 12 बजे थे। 12 बजे ही किसी ने ट्रक का दरवाज़ा खटखटाया और मैं उठ गया। उठते ही मैंने शीशा नीचे किया और पूछा, क्या आप ही हैं इस फैक्ट्री में काम करने वाले? और फिर उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। और फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई कैसे काम करते हो यार, कम से कम फैक्ट्री पे तो रहा करो। पूरी फैक्ट्री बंद करके पता नहीं कहाँ गायब हो तुम। पता है कितने घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ मेरे बॉस ने मेरी जान खा रखी है। उसने कहा है कि बिना सामान उतारे आना ही मत, तब से यहीं बैठा हुआ हूँ। और फिर उस आदमी ने कहा और फिर मैंने उस आदमी से पूछा, बताओ कहाँ उतारना है सामान? और फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, सामने उतार दे। और फिर मैंने कहा ठीक है सामने उतार देता हूँ। मैं सामान को उतार ही रहा था, तभी अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर जंजीरों में बंधे हुए थे और मैं किसी कारखाने जैसी जगह पर था जहाँ पर ढेर सारी मशीनें लगी हुई थी। मैंने आसपास का नज़ारा देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने अपनी हालत देखी और फिर आसपास का नज़ारा देखा। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आएगा यहाँ, समझा? इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। अगर तूने जरा सी भी आवाज करी तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब आगे तू ही समझदार है। तुझे चिल्लाना है तो चिल्ला और अपनी आखिरी सांसें गिन ले। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं तो अभी कुछ ही देर पहले सामान उतार रहा था फैक्ट्री के बाहर, अचानक से ये कहाँ आ गया। मैं मदद के लिए चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन उस आवाज़ ने मुझे साफ चेतावनी दे रखी थी कि अगर मैं आवाज़ करूँगा तो मेरा मरना तय है। इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं करी। मैं आसपास देखने लगा कि आखिर क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी अकल पे जैसे पर्दे पड़ गए थे। तभी वहाँ मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई और उस कदमों की आवाज़ से मुझे पता चल गया कि कोई भारी भरकम इंसान है। कदमों की आवाज़ आते ही मैं चुपचाप जहाँ था वहीं पड़ा रहा। मुझे पता चल गया था कि जिसकी वो आवाज़ थी वो इंसान यहीं आ रहा है। तभी मैंने किसी के जूते देखे, क्योंकि मेरा सर नीचे की तरफ था, और उस आदमी ने मुझसे कहा, जैसे देख रहा है वैसे ही देखता रह। अगर ऊपर देखा तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, समझा? और उस आदमी के हाथ में एक काफ़ी खतरनाक तलवार थी जिसको उसने मेरे गले पर रख दिया। और जैसे ही उसने मेरे गले पर तलवार रखा तब तो मेरी हालत बद से ज़्यादा बदतर हो गई। उसने मुझसे कहा, अगर तुझे यहाँ से जिंदा निकलना है तो मेरी बात चुपचाप सुनता रहियो, वरना तेरी मौत यहीं हो जाएगी, समझा? और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया। और फिर उस आदमी ने कहा, सुन मेरी बात,
अगर तुझे इन जंजीरों से आजाद होना है, वो देख, सामने एक आरी रखी हुई है, उससे अपने पैरों को काट ले और चला जा यहां से। मेरी तो रूह ही कांप गई। वो कह रहा था कि आरी से अपना खुद का ही पैर काट लो, जिसे सुनने के बाद मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। वो आरी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना इस आरी से उठाकर इस आदमी के पैर पे ही वार किया जाए। और फिर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर वार करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो यहां से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि यहां से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। और अगर तुमने मुझ पर वार किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मुझे उस बात का कोई गम नहीं होगा, क्योंकि तुम तो यहीं सड़ के मरोगे। और जब उसने ये सारी बातें बोली, मेरे तो होश ही हो गए कि इसने मेरी मन की बात को कैसे जान लिया। जो मैं मन में बोल रहा था वो इस आदमी को कैसे पता चल गया। मुझे समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और तभी अचानक से उस आदमी ने वो आरी उठाई और उसने मुझे देते हुए कहा, लो, काटो, अपना पैर काटो। और फिर मैंने नाम इशारा किया और फिर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे क्यों डरते हो, पैर ही तो काटना है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं। और ये कहकर वो अपना खुद का पैर ही काटने लगा। और ये देखकर मेरी तो मानो रूह ही कांप गई थी। मैं ज़मीन की ओर देख रहा था। ऊपर देखने से उसने मना किया था, लेकिन उसने मेरी आंखों के सामने ही अपने पैर को काट कर अलग कर दिया और अपने कटे हुए पैर को मुझे दिखाते हुए बोलने लगा, देखो 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 कितना आसान है, ऐसे ही तो काटना है। लो लो, तुम भी काटो। और उसने खून से सनी हुई आरी को मेरी तरफ बढ़ाया, जिसे देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे क्यों घबरा रहे हो भाई, चलो कोई नहीं, मैं वापस करके दिखाता हूँ। हाँ, देखो बड़ा आसान है। ये आरी ली और ये कहकर उस आदमी ने अपना दूसरा पैर भी मेरी आंखों के सामने काट कर अलग कर दिया और अपना दूसरा पैर भी अपने हाथों में लेकर मुझे दिखाते हुए कहने लगा, ये देख कितना आसान है। ले काटना, अपना पैर काटना, ले। अब मैं समझ चुका था कि ये जो भी है ये एक साइको है, जो कि अब पूरी तरह से पागल हो चुका है। मैं समझ गया था कि अगर मैं इसकी बात को ज़रा सा भी नज़रअंदाज करूँगा तो ये साइको मेरी जान ले लेगा। इसलिए मैंने उस आरी को लिया और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा दिमाग से बचा जाए। मैंने उस आदमी से कहा, कैसे काटूं पैर, हाथ तो मेरे जंजीरों में बंधे हुए, इन्हें खोलो तभी तो। और फिर उस आदमी ने एक चाबी निकाली और चाबी निकालकर वो रेंगते हुए मेरे पास आया, क्योंकि उसने दोनों पैर तो अपने खुद ही काट लिए थे। वो रेंगते हुए मेरे पास आया और रेंगते हुए ही उसने जैसे तैसे करके जंजीरों को खोल दिया। और जैसे ही उसने जंजीरों को खोला तो मैंने उस आरी को उठाया और उस आरी से उसके सर पे वार करने ही वाला था। तभी मैंने देखा कि उसका सर है ही नहीं, वो बिना सर का था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई और मैं चीख पड़ा,
और तभी उस आवाज ने कहा, क्या हुआ? डर गया? क्यों डरा? हाँ, घबरा गया? घबरा गया? मेरा सर नहीं है, ये देखकर घबरा गया। सर काटने वाला था, लेकिन सर तो है ही नहीं। क्या काटेगा? क्या काटेगा? मैं समझ गया कि यहाँ से जान बचाकर भागना ही ठीक है, इसलिए मैं वहाँ से भागने लगा। और तभी मैंने देखा कि उसके पैर ना होने के बावजूद भी वो चल पा रहा था, और वो बिना पैरों के ही हवा में उड़ते हुए मेरा पीछा करने लगा और चिल्लाते हुए मुझसे कहने लगा, बचने का कोई फायदा नहीं है, बचने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि वहीं पर गिर गया, और वो आदमी मेरे पास आया। उस आदमी का सर नहीं था, और फिर मैंने उस आदमी से कहा, देखो देखो देखो, मुझे छोड़ दो, देखो छोड़ दो, मेरी क्या गलती है? मैंने तो मेरा क्या बिगाड़ा? मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मुझे क्यों पकड़ा है तुमने? और फिर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे पगड़ा कहाँ है? तुम तो खुद ही आए हो मेरे साथ खेलने, है ना? देखो, यहाँ से बच के जाना है तो मेरी बातें माननी ही पड़ेगी। और मुझे क्या मारोगे? मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं, है ना? तभी तो मेरा सर नहीं है। मेरा सर नहीं है, 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 मेरा सर नहीं है। ये सारा भयानक मंजर देखकर मेरी रूह कांप रही थी। मैं पसीने से भीगा जा रहा था, और फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, चल, तेरे को एक मौका दिया, चल मैं तुझे आजाद करता हूं। वो देख, सामने दरवाजा, भाग जा, भाग जा, जहां तक भाग सकता है भाग जा। और जब उसने ये बात बोली तो मेरे सामने ही एक दरवाज़ा खुल गया, और मैं आज़ाद भी हो गया। मैंने अपनी पूरी जान लगाई और वहाँ से भागता हुआ बाहर निकला। मैंने देखा कि अभी तक मैं जहाँ कैद था वो वही फैक्ट्री थी जो कि बंद थी। मैं अपने ट्रक में चढ़ गया बैठकर, और अपने ट्रक को पूरी स्पीड के साथ वहाँ से लेकर जाने लगा। कई घंटों के सफ़र के बाद मैं अपने घर पहुँचा, और फिर मेरे मालिक का फ़ोन आया, और मेरे मालिक ने मुझसे कहा, अरे माल डिलीवर हो गया? और फिर मैंने चिल्लाते हुए कहा, बाढ़ में गया माल, और बाढ़ में गई तेरी नौकरी। जान बचा कर आ रहा हूँ, पता भी कहाँ भेज दिया था मेरे को। तेरे ऊपर तो मैं पुलिस कंप्लेन करवाऊंगा, तेरी वजह से मरते मरते बचाऊं, बाढ़ में जाए तेरी नौकरी। और तभी सामने से एक आवाज़ आई, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा नहीं करते, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और तभी मुझे एक जोर का झटका लगा, और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अभी भी वहीं पर फंसा हुआ हूँ, उसी भयानक फैक्ट्री में। और वो बिना सर वाला आदमी बिना पैरों के मेरे सामने हवा में उड़ते हुए मुझे परेशान कर रहा था। उसका सिर्फ एक ही कहना था, ले अपना पैर काट ले और मैं तुझे जाने दूंगा। काट के दिखाया ना तुझे 2 बार, अपना पैर सीख गया होगा।
काटना, अपना पैर काटना। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था कि मैं आखिर कहाँ फंस गया, और एक बार के लिए मैंने अपने दिमाग का संतुलन ही खो दिया। मैं राजी हो गया अपना पैर काटने के लिए। मैंने आरी उठाई और अपने पैर को काटने ही वाला था, तभी मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है। अगर इसे मुझे मारना होता तो कब का मार दिया होता। बस ये मुझे टॉर्चर कर रहा है और मुझे टॉर्चर करने से इसे खुशी मिल रही है। ये मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है और कुछ भी नहीं। अगर ये मुझे मारना चाहता, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो काफ़ी वक्त हो चुका है, ये मुझे मार चुका होता। और फिर मैंने उससे कहा, नहीं काटूंगा अपना पैर, जो करना है वो कर ले। और फिर उस आवाज ने कहा, क्या? क्यों नहीं काटेगा? काटना पड़ेगा, तुझे काटना पड़ेगा, समझा? काटना पड़ेगा अपना पैर, काटना ही पड़ेगा। काफ़ी घंटों तक वो मुझे परेशान करता रहा, मुझसे उल्टी सीधी बातें कहता रहा। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि अगर मरना होगा तो चैन से मरेंगे। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बातों को सुनना भी बंद कर दिया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पागलों की तरह हंसता रहा, लेकिन मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मुझे पता था कि इसे सिर्फ मुझे टॉर्चर करना है, इसलिए मैंने उसके टॉर्चर को ही इग्नोर करना शुरू कर दिया और अपने मन में ऊपर वाले को याद करने लगा। मैं बचपन से ही हनुमान जी को बहुत मानता था और मैं समझ गया था कि अभी मुझे अगर किसी की ज़रूरत है तो वो है हनुमान जी की। मैंने आंखें बंद करके उन्हीं का ध्यान करना शुरू किया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मैं वापस बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं अपने ट्रक में ही सोया पड़ा था और मैं ट्रक से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और फैक्ट्री की तरफ देखने लगा। फैक्ट्री पूरी तरह से बंद और जली हुई पड़ी थी। रात में जितनी वो डरावनी दिख रही थी उतनी सुबह भी थी। तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, ओ हेलो, ओ ट्रक वाले भैया, आप ही सामान लेकर आए हो क्या? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप तो कह रहे थे कि मैं एड्रेस पे पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं तो फैक्ट्री के बाहर ही खड़ा हूँ कब से। और फिर मैंने कहा, अरे आपके चक्कर में मरते मरते बचाऊं। यही है ना आपकी फैक्ट्री? हाँ, यही वाली है ना फैक्ट्री, ये सामने ये बंजर सी बेकार खटारा फैक्ट्री? हाँ। और फिर उस आदमी ने कहा, अरे नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी फैक्ट्री तो थोड़ी आगे है, आपको एड्रेस तो दिया था ना मैंने पूरा। और फिर मैंने वो पर्ची जेब से निकाली और उस पर्ची को निकालकर मैंने देखते हुए कहा, अरे यही है ना, यही एड्रेस तो है, ये देखो इस बिल्डिंग पे भी वही एड्रेस। और जैसे ही मैं ये बोलने वाला था, मैंने देखा कि उस बिल्डिंग पे कोई एड्रेस का प्लेट है ही नहीं। तो वो क्या था जिसे मैंने रात में देखा था। और फिर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, क्या आपने रात के वक्त इस फैक्ट्री के सामने रात बिताई? और फिर मैंने कहा, हाँ, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। और फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, हे भगवान, आप भी उस बिना सर वाले इंसान का शिकार बन गए। और जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी रूह कांप गई और मैंने उस आदमी से कहा, आपको कैसे पता? और फिर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मैं भी रात के वक्त फैक्ट्री से होते हुए गुजर रहा था, मुझे उस फैक्ट्री में कैद कर लिया गया और कोई बिना सर वाला आदमी था जो कि मुझे अपने हाथ और पैर को काटने के लिए कह रहा था। वो बहुत भयानक रात थी। और जब ये बात उस आदमी ने बोली तो मेरे होश उड़ गए और मैं समझ गया कि जो मैंने देखा वो महज एक सपना नहीं, एक हकीकत थी।
जो कि जैसे तैसे बीत गई। लेकिन मैं शुक्र मनाता हूँ कि उस रात मैंने अपने आप को संभाल के रखा, वरना मैं जिंदा नहीं बचता। ये बात है जम्मू के खटवा सिटी के पास बसे एक गांव बिलावर की। बिलावर गांव में एक जगह थी जिसका नाम था बानी। वरुण वहीं से जा रहे थे। रात का वक्त था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, अंधेरा हर जगह था। वरुण उस सुनसान रास्ते पे अकेले अकेले अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे सर के किसी ने एक छोटा सा पत्थर मारा। उन्होंने पीछे मुड़ के आसपास देखा तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। पहले तो उन्हें ये सब अपना वहम लगा और वो आगे चलते रहे। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। उनकी मंजिल थी उनका घर, जो कि अभी बहुत दूर था, इसलिए वो चले जा रहे थे। वरुण ने अपनी जिंदगी में इतना सुनसान और डरावना रास्ता कभी नहीं देखा था। वो सुनसान रास्ता ऐसा था कि जैसे अभी पता नहीं कहां से भूत प्रेतों की बारात उस रास्ते से निकलने लगेगी। इतना डरावना मंजर होने के बावजूद भी वरुण काफी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक आदमी नजर आया और उस आदमी को देख के वरुण को थोड़ा चैन मिला। उन्हें लगा कि चलो अब डर थोड़ा कम होगा। वरुण को ऐसा लगा कि इनके साथ बातें करते करते आगे चलते रहते हैं, डर भी कम लगेगा और साथ ही साथ रास्ता भी कट जाएगा। वो उस आदमी के पास पहुंचे ही थे, तभी उन्होंने उस आदमी की शक्ल देखी। उस आदमी की शक्ल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। इसी वजह से वरुण ने उससे बात करने का फैसला तुरंत कैंसिल कर दिया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन उस आदमी ने वरुण को देख लिया और कहा कि कहाँ जा रही हो? वरुण ने तो सबसे पहले इस बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने उस आदमी को इग्नोर किया क्योंकि वो आदमी शक्ल से ही ठीक नहीं लग रहा था। वरुण काफ़ी आगे तक आ गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था। उन्हें थोड़ी चैन की सांस आई कि चलो उस आदमी से तो पीछा छूटा। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने देखा कि वो आदमी उनसे आगे है। इतना भयानक मंजर देख के वो थोड़ा घबरा गए क्योंकि वो आदमी तो उनके काफ़ी पीछे था और अचानक से वो उनके आगे कैसे आ गया। वरुण इसी बात को सोच रहे थे, तभी अचानक से वो आदमी उनके पास आकर बोला कि कहाँ जा रही हो? मुझे भी बताओ, क्या पता हमारी मंजिल एक ही हो। वरुण ने भी हिम्मत करके कहा कि मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ और वो घर बहुत दूर है और मुझे जाना है, अभी मुझे देर हो रही है, इसलिए मुझे जाने दो। मेरे पास फालतू समय नहीं है आपसे बात करने के लिए। तभी अचानक से वहाँ बिजली कड़कने लगी और मौसम खराब होने लगा। तेज़ हवाएं चलने लगी और उस आदमी ने कहा कि मौसम खराब हो गया है, हमारे साथ हमारे घर चलिए। जब मौसम ठीक हो जाए तब अपने घर की ओर निकल जाना। वरुण उस आदमी के घर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वरुण ने मना किया। देखिए, मैं आपके घर नहीं जाना चाहता। आपने इतना मेरा ख्याल रखा, मेरे बारे में इतना सोचा, उसी के लिए धन्यवाद। अब मुझे अपने घर जाने की इजाज़त दीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वरुण कुछ कदम चला ही था, तभी अचानक से उस आदमी ने वरुण के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि ऐसे कैसे, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। उस आदमी ने वरुण को धमकाते हुए कहा कि अगर वो नहीं गया तो वो वरुण को वहीं मार देगा। वरुण पहले तो थोड़ा घबरा गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो उस आदमी के साथ चलने लगे और काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो आदमी एक झोपड़ी के आगे रुक गया जो कि जली हुई थी। उस आदमी ने कहा कि गरीब की कुटिया में स्वागत है आपका, आइए हमारे घर में अपने कदम रखिए। वरुण को उसका घर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसका घर बाहर से ही जला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई इंसान तो रह ही नहीं सकता। तो ये आदमी न जाने कैसे रह रहा है। वरुण ने उस आदमी से कहा कि वो टॉयलेट करके आ रहा है और फिर उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि साहब जल्दी आइएगा, यहाँ पर जंगली जानवर बहुत घूमते, क्या पता आपको खा जाए। वरुण को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी और वो टॉयलेट करने के लिए चले गए। लेकिन टॉयलेट करना तो सिर्फ बहाना था। जैसे ही वो थोड़ा दूर पहुंचे वो वहाँ से भागने लगी। उन्हें पता था कि वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो थोड़ा साइको है। वो हो सकता है
वरुण को नुकसान पहुंचा दे। यही सब सोच के वो वहां से भागने लगे, लेकिन वो जितनी भी तेज भाग रहे थे उनके कानों में एक ही आवाज आ रही थी, कोई फायदा नहीं है साहब, मत भागिए, मत भागिए साहब, मत भागिए। वरुण काफी तेजी से भागता हुआ काफी किलोमीटर बाद उसने रुकने का फैसला किया और उसने चैन की सांस ली। वो सुनसान रास्ता अभी भी जारी था। तभी अचानक से उस आदमी ने उसके कान में कहा कि साहब क्यों अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं? मैंने कहा ना, भागने का कोई फायदा नहीं है, भागिए मत। वरुण ये सुन के और भी तेज भागने लगा और तभी अचानक से उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी वरुण के आगे है और वो वरुण को देखता हुआ बोला कि साहब आप बात क्यों नहीं मानते? आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पे। वरुण फिर से भागने लगे। तभी अचानक से उस आदमी ने वरुण का गला पकड़ लिया और काफी तेजी से घोंटने लगा। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो आदमी पागलों की तरह हंसे जा रहा था। वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या करे क्या करे। तभी अचानक से उनके पॉकेट में एक लाइटर था और डूबते हुए को तिनके का सहारा, यही सोचकर उन्होंने वो लाइटर निकाला और वो लाइटर कांच का था। वरुण को लगा कि वो उस लाइटर को उस आदमी के सर पे मार के फोड़ देगा। वो आदमी वरुण के गले को छोड़ देगा और वरुण वहां से भाग पाएगा। लेकिन जैसे ही वरुण ने उसके सर पे उस लाइटर को मारने की कोशिश की तो उसका हाथ आर पार हो गया। ये देखकर वरुण काफी ज्यादा घबरा गया और उसे पता चल गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। वरुण का दम घुट रहा था और उसने ऐसे ही दम घुटने की वजह से उस लाइटर को जला दिया और उस लाइटर को जलता हुआ देख के वो आदमी वहां से पागलों की तरह चिल्लाता हुआ भागने लगा। वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, लेकिन वो ऊपर वाले का शुक्र मना रहा था कि उसने सही टाइम पे लाइटर जला दिया। वो आदमी उस लाइटर को देख के भाग रहा था। उस लाइटर में जो आग थी वो आदमी उससे काफी ज्यादा डर रहा था और इसी बात का फायदा उठा के वरुण उस आदमी को अपने से दूर भगा रहा था। और वरुण ने जब देखा कि वो आदमी उसके आसपास नहीं है तो कई किलोमीटर तक भागने के बाद वो रास्ता कंप्लीट हुआ और फिर वो थकान के मारे वहीं पर चक्कर खा के बेहोश हो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने कई सारे लोगों को देखा जो कि गांव वाले थे। और फिर वरुण ने अपने साथ खटी उन सारी बातों को बताया और फिर उन सारे गांव वालों ने बताया कि उस सुनसान सड़क के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जो कि एक शराबी इंसान की थी और वो शराबी इंसान उस पूरे सुनसान सड़क पे रात भर घूमता रहता था। और एक रात उसकी झोपड़ी में किसी ने आग लगा दी और वो उस आग में जल के मारा गया। तब से कहा जाता है कि उस आदमी की आत्मा उस सुनसान सड़क पे घूमती रहती है। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सिर्फ आग। ये सुनते ही वरुण के सांस में सांस आई कि आखिरकार उसके पास लाइटर था और वो शुक्र मनाने लगा कि वो बच गया। वो यही सोच के घबराया जा रहा था कि अगर उसके पास लाइटर ना होता तो उसका दम तो वो आदमी घोट ही देता। और उस दिन के बाद से वरुण उस रास्ते की तरफ चलना तो क्या देखना भी पसंद नहीं करते और उस रास्ते का नाम सुनते ही उनकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।